करते हैं समाचारों की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज नागरिक उड्डयन के दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हंगामा जारी। हिंदूवादी संगठनों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल का आज बाजार बंद करने का फैसला। लाठीचार्ज में भाजपा नेता संजय सूद हुए घायल। आरजीकर मेडिकल सेंटर और अस्पताल से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले के सिलसिले में ईडी की 4 जगहों पर छापेमारी। उधर बलात्कार और हत्या मामले पर जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी। हरियाणा में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। भाजपा का मेगा नॉमिनेशन, पर्चा भरने में जुटे 26 प्रत्याशी। वहीं कांग्रेस ने 5वीं सूची जारी की। जेजेपी एसएसपी गठबंधन उम्मीदवारों की भी 6ठी लिस्ट जारी। जम्मू कश्मीर में भी तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम जारी। 40 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को होगा मतदान। जोधपुर में तरंग शक्ति 24 युद्धाभ्यास जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे रक्षा विमानन प्रदर्शनी आइडेक्स 24 का उद्घाटन। और अंडर 19 महिला T20 एशिया कप की होगी शुरुआत। एशियाई क्रिकेट परिषद ने अपनी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में लिया यह अहम फैसला। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक विमानन के बारे में आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों से दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राममोहन नायडू को एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने वर्ष 2035 तक सालाना 3.5 अरब यात्रियों को समायोजित करने के लिए एशिया प्रशांत विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश का आह्वान किया है। नागरिक विमानन मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का लक्ष्य साल 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को 25% तक ले जाना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर के हंगामा लगातार जारी है। संजौली में हिंदूवादी संगठनों पर बुधवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज बाजारों में बंद रखा गया है। शिमला व्यापार मंडल में बाजार को बंद करने का आह्वान किया गया है। लाठीचार्ज में भाजपा नेता संजय सूद भी घायल हुए थे। शिमला व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि संजय सूद समेत अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज करना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो किया वो निंदनीय है। इससे पहले बुधवार को संजौली में लाठीचार्ज के विरोध में मॉल रोड पर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी ने कहा कि हमने लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें, लेकिन कल सुनियोजित तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया और पत्थरबाजी भी हुई। देखिए, कल और उससे पहले भी हम लोगों ने, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी से यही अपील की थी कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। और इसी के दृष्टिगत जो है 163 जो BNSS जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके अंतर्गत भी प्रोविजंस को इन्वोक किया था। लेकिन जिस प्रकार से कल पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और बैरिकेड्स को तोड़ा, और उसके बाद जो सभी लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई, पुलिस के जवानों को इसमें चोटें आई हैं। तो ये सारा के सारा जितना भी जो घटनाक्रम हुआ है वो एक अपने आप में जो है वो व्याख्या करता है सभी चीज़ों की। पुलिस ने जो भी प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत हमने काम किया। प्रियंका गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से। प्रियंका, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इस वक्त स्थिति क्या है और सरकार की तरफ से कोई बयान आया है क्या इस पूरे मसले को लेकर के?
जो है सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, पिछले कल जो है बैठक सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन के साथ की गई है। देर शाम ये बैठक हुई जिसमें जो है जो पुलिस प्रशासन है उसको हिदायत दी गई कि जो आज जो है प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। पहले तो आपको ये बता दूं कि अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में जिस जगह पे जो है मुस्लिम जो बस्तियां हैं ज़्यादा हैं, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, वहाँ पर जो है पुलिस को मुस्तैद रहने की हिदायत जो है वो सरकार की तरफ से पिछले कल जो है पुलिस प्रशासन को दी गई और आज अलर्ट जो है इस तरफ जारी किया गया है। लेकिन पुलिस जो है कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो इस तरफ बयानबाजी करने से जो है गुरेज करती नजर आ रही है। हालांकि एक दो मंत्री जरूर है जो मुखर है इस मामले को लेकर, लेकिन जहां मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री केवल मात्र अपील करते लोगों से नजर आ रहे हैं कि प्रदर्शन करें लेकिन शांत तरीके से करें। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ हमारी जो मर्यादा है वो जो है इस तरह से प्रदर्शन में जो है आक्रामक होना जो है वो हमें अलाउ नहीं करती है। तो लोगों को शांत तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए। 5 अक्टूबर का इंतजार लोगों को करना चाहिए क्योंकि 5 अक्टूबर को जो है वो इस मामले में जो है 46वीं सुनवाई होनी है। हालांकि 45 सुनवाई इस मामले में पहले ही हो चुकी है। आज जो है खासतौर पे मिश्रा जी आपको बता दें कि आज अभी जो है प्रदर्शन होना है यहाँ पर व्यापार मंडल द्वारा जो है वो प्रदेश में राजधानी शिमला को बंद का ऐलान किया गया है। दोपहर बाद तक ये बंद रहने वाला है। इसको लेकर जो है पुलिस यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है और कुछ ही देर में प्रदर्शन जो है यहाँ पर व्यापार मंडल द्वारा वो शुरू होने वाला है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से क्या मांगे हैं, उनकी क्या राय है और क्यों ये मामला इतना ज़्यादा तूल अभी क्यों पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अजय आपको बता दें कि ये जो मामला है 2010 से ये मामला जो है वो चल रहा है, लेकिन अब जो है जो दो गुटों के बीच एक झड़प 31 अगस्त को हुई थी शाम में, उससे के बाद ये जो एक गुट के लोग थे वो शरण लेने के लिए इस मस्जिद में पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के ध्यान में मामला वहां से आया और उसके बाद पिछले दिनों जो है यहाँ पर विधानसभा सदन का सत्र जो है मानसून सत्र चल रहा था। वहाँ पर जो सरकार के एक मंत्री है, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उनके द्वारा ये मामला उठाया गया। वहाँ से इस मामले ने तूल पकड़ा और पूरे प्रदेश भर में लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया और प्रदर्शन करने जो है चालू कर दिए। पिछले कल तीसरा प्रदर्शन जो था वो प्रदेश में हुआ, उससे हम सभी वाकिफ है कि प्रदर्शन काफ़ी उग्र था। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। और एक और मामला मंडी क्षेत्र में भी इसी तरह का आया है। वहाँ पर भी अवैध निर्माण मस्जिद का हो रहा है, जिसको लेकर कल जो है हिंदू संगठन और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो है कल वहाँ पर कार्यालय को घेरने का आह्वान जो है वो किया गया है। कुल मिलाकर अजय पूरे प्रदेश भर से अब लोग इस मामले को लेकर काफ़ी मुखर नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। आज भी जैसा कि मैंने बताया कि शिमला बंद का ऐलान व्यापार मंडल ने किया है। व्यापार मंडल का ये कहना है कि पिछले कल जब हिंदू संगठन और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रदर्शन काफ़ी शांत था, फिर क्यों लाठीचार्ज जो है लोगों पर किया गया। जहां तक आपने सवाल किया मांग का, तो लोगों की मांग ये है कि इस अवैध मस्जिद को जो कि संजौली में है, इस अवैध मस्जिद को जल्द से जल्द ढहाया जाए क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इसको लेकर सरकार कह रही है ज़मीन हमारी है, वक्फ बोर्ड कह रहा है ज़मीन हमारी है, और जो मस्जिद की जो कमेटी है, वक्फ बोर्ड कह रहा है कि मस्जिद कमेटी ने निर्माण किया है, ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो कुल मिलाकर अभी जो है कागज़ जो है वो सरकार की तरफ से भी, वक्फ बोर्ड की तरफ से भी वो कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पर अपनी तरफ से सारे कागज़ जो है सबमिट कर दिए। अब देखना होगा कि 5 अक्टूबर को निर्णय क्या आता है। हालांकि सरकार जो है काफ़ी चुप इस मसले पर नजर आ रही है। कुछ एक मंत्री ज़रूर इस पर मुखर है। अजय, लेकिन प्रियंका, ये जो मामला है ये अपनी तरह का अकेला मामला नहीं है। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं बाई लॉज वायलेशन के। निगम कोर्ट में बताया जा रहा है कि 1400 करीब मामले ऐसे लंबित पड़े हैं। ऐसे में सरकार क्या कोई एक मास्टर गाइडलाइन नहीं बना पा रही है कि इस तरह के अवैध निर्माण हो ही नहीं, जिसको बाद में फिर कोर्ट लाया जाए और उसके बाद में इस तरह की जो स्थितियां पैदा हों जिसको रोकने के लिए बहुत सारे जो श्रम है उसका एक तरह से व्यवधान उत्पन्न हो आम जनजीवन में? बिल्कुल अजय, सरकार जो है वो इस तरफ मस्जिद निर्माण की तरफ तो फिलहाल सरकार कोई भी बयान देने से गुरेज कर रही है। उनका मानना है कि ये जो मामले हैं, जैसा कि आपने कहा 1400 के करीब मामले जो है पूरे प्रदेश में या है, लेकिन प्रदेश सरकार का कहना है कि ये जो मामले हैं ये कोर्ट में लंबित है। जो मंडी का मामला मैंने आपको बताया वो भी नगर निगम आयुक्त कोर्ट में वहाँ पर लंबित है, जिसको लेकर कल जो है वो निर्णय आना है। निर्णय कह लें कल एक और पेशी है, निर्णय आता है नहीं ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन प्रदेश सरकार गुरेज कर रही है किसी भी तरह की बयानबाजी। हालांकि जो इलीगल लोग जो बाहर से प्रदेश में आ रहे हैं उसको लेकर मानसून सत्र में कमेटी के गठन की बात ज़रूर की गई है और सरकार का ये कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसको लेकर
लेकर भी कहीं ना कहीं अजय पूरे प्रदेश से लोग जो है वो काफ़ी रोष में नजर आ रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि बाहर से लोग प्रदेश में आ रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, और जब लोग जो आ रहे हैं उनका कोई अता पता है नहीं, कोई पहचान उनकी है नहीं, इलीगल तरीके से प्रवेश वो प्रदेश में कर रहे हैं। लोगों में इसको लेकर काफ़ी भय है। लोगों का कहना है कि कोई अप्रिय घटना, कोई ऐसी घटना प्रदेश में घट जाए, उससे पहले प्रदेश सरकार को जो है संवेदनशील होना चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रियंका, धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्थानीय लोगों की मांगें हैं वो जायज़ हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और इस तरह से बिना प्रशासन के जानकारी के या अनुमति के इस तरह के जो बायलॉज का वायलेशन किया जा रहा है, उस पर नगर निगम क्या करता है, सरकार क्या करती है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आरजी कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में 4 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। इसमें से 2 ठिकाने संदीप घोष के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, वहीं 2 ठिकाने संदीप घोष के सहयोगियों के साथ जुड़े हुए हैं। ईडी जिन जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है उनमें डॉक्टर संदीप घोष के पिता सत्यप्रकाश घोष का आवास भी शामिल है। ईडी द्वारा छापे मारे जा रहे हैं। अन्य 2 स्थानों में लेक टाउन और ताला इलाकों में है, जहां एक मेडिकल सप्लायर का कार्यालय और मेडिकल आपूर्ति विक्रेता का आवास स्थित है। आपको बता दें कि 2 सप्ताह पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी और सीबीआई कोलकाता रेप, मर्डर कांड और संदीप घोष के भ्रष्टाचार मामलों की एक साथ जांच कर रही है। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या मामले पर जूनियर डॉक्टर्स का स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। जूनियर डॉक्टर्स द्वारा आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा देने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि हड़ताल को लेकर के कोर्ट ने डॉक्टर से तुरंत काम पर लौटने को कहा था। इससे पहले सीजीआई ने कहा कि अगर डॉक्टर्स जल्दी ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। और खबरें जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और 16 सितंबर तक उम्मीदवारों के द्वारा नाम वापस लिए जा सकते हैं। और हरियाणा में नामांकन भरने के लिए अंतिम दिन भाजपा के 26 प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा में नामांकन भर रहे हैं। नामांकन के इस अवसर पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और चुनाव के सह प्रभारी विप्लव देव प्रत्याशियों का नामांकन कराएंगे और नामांकन सभाओं को भी संबोधित करेंगे। कैथल विधानसभा से लीलाराम अपना नामांकन भरेंगे। इसी तरह से नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी, पानीपत ग्रामीण से महिपाल दांडा, समालखा से मनमोहन भड़ाना, गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा, जींद से डॉक्टर कृष्ण मिट्टा, तोशाम से श्रुति चौधरी, महम से दीपक हुड्डा, कोसली से अनिल रहीना, नारायणगढ़ से पवन सैनी, पेहवा से जय भगवान शर्मा अपना नामांकन भरेंगे। वहीं हॉट सीट मानी जा रही सांपला किलोई से मंजू हुड्डा नामांकन दाखिल करेंगी। इसी सीट से कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और आप की तरफ से प्रवीण घुस्कानी मैदान में। हरियाणा में जेजेपी एएसपी गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों के नामांकन के आखिरी दिन ये लिस्ट जारी की गई है। 6ठी सूची में 13 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इस सूची में जेजेपी के 9 और एसएसपी के 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। जेजेपी ने करनाल से जितेंद्र रॉयल, पानीपत शहर से रविंद्र मिन्ना और खरखौदा से रमेश खटक को टिकट दिया है। पार्टी ने नरवाना से संतोष दनौदा, उकलाना से रोहताश कांदुल, नारनौंद से योगेश गौतम, लोहारू से अलका आर्या, नांगल चौधरी से इंजीनियर ओम प्रकाश और बड़खल से परविंदर सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं एएसपी ने भिवानी से जुगनू मेहरा, बहादुरगढ़ से बलवान सिंह, महेंद्रगढ़ से शशि कुमार और बादशाहपुर से सुरेंद्र यादव को टिकट दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। इसमें 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। 5वीं सूची के बाद कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या अब 88 हो गई है। अब सिर्फ 2 सीट्स पर उम्मीदवारों के ऐलान बाकी रह गए हैं। कांग्रेस ने उकलाना से नरेश सेलवान और नारनौंद से जसवीर सिंह को मैदान में उतारा है। दूसरी और तीसरी सूची और चौथी सूची में कुल मिलाकर के 86 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। हरियाणा में नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है।
इससे पहले कल भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की थी। इनमें 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही भाजपा ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीट्स पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने अपनी तीसरी लिस्ट में सिरसा से रोहताश जांगड़ा, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव, फरीदाबाद NIT से सतीश फागना को उम्मीदवार घोषित किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को, दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 8 अक्टूबर को होनी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिला चुनाव विंग ने स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्रों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने का काम किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम यानी स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में पुंछ में छात्रों ने रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं जो कि 25 सितंबर को होने वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनके बारे में नॉलेज इम्पार्ट की है कि हमें किस तरीके से वोट करना है। EVM के बारे में हमें बताया। हमारे स्कूल में भी आज वही प्रोग्राम किया गया जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए। हमारे यहाँ के 11th और 12th क्लास के बच्चों को उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि हमें कैसे वोट कास्ट करना है और कैसे आगे इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। हमें बताया गया कि हमारे कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वोट देना बहुत ज़रूरी है and we should take part in the elections also if we are of that age. वोटर अवेयरनेस के तहत यहाँ क्राइस्ट स्कूल पुंछ के अंदर ELC एक्टिवेशन का एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमने बच्चों को EVM की डेमो भी दी कि जो है CU, BU और VVPAT कैसे काम करेगा। कैटेगरी के वोटर्स जो आते हैं जैसे कि ओल्ड एज वोटर का प्रोविज़न क्या है, PWD वोटर का प्रोविज़न क्या है, इन बच्चों के थ्रू हम सोसाइटी के अंदर ये मैसेज भेज रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं सोसाइटी के अंदर ये मैसेज लेके जाएं कि अगर ये प्रोविज़न दिए गए हैं तो अगर कोई भी वोटर इस कैटेगरी में आ रहा है तो उसको ये इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं समाचार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। अमेरिका की 3 दिनों की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई राजनीति को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि क्या एक सिख को उसके हक मिलते हैं या नहीं। अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई यह है कि भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी और क्या सिख गुरुद्वारे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, ये सतही है। लड़ाई इस बारे में है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या गुरुद्वारे जाने दिया जाएगा। लड़ाई इसी बारे में है और सिर्फ उनके लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए है। भाजपा ने अमेरिका में सिख समुदाय के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस नेता विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर बोलकर खतरनाक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया शहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। दतिया के खलकापुरा मोहल्ले में एक कच्चे मकान की पुरानी दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। अभी परिवार के 5 लोग दीवार के मलबे में दबे हुए हैं। घटना के तुरंत बाद से पुलिस प्रशासन और SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। दतिया में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। निचली बस्तियों में पानी भर चुका है और बारिश की वजह से दीवार टूट गई, जिससे यह हादसा हुआ। बहराइच में आदमखोर भेड़िया लगातार हमला कर रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों की सहायता से अब तक 5 भेड़ियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन अब भी एक भेड़िया खुला घूम रहा है। इसको पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार ड्रोन्स के जरिए निगरानी कर रहा है।
भेड़ियों को पकड़ने में जुटी टीम्स ने इससे पहले थर्मल ड्रोन्स के कैमरों की मदद ली थी। वन विभाग के मुताबिक 6 भेड़ियों का झुंड बीते 2 महीने से बहराइच में आतंक का सबब बना हुआ था। 4 पहले पकड़े जा चुके थे, 5वां सोमवार मंगलवार की रात को पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर एसपी सम्मेलन आज से रायपुर में शुरू हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में आज मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों सहित सभी संभागायुक्त कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सम्मेलन के दूसरे दिन कल पुलिस अधीक्षकों की बैठक में मुख्य रूप से अपराधों की रोकथाम पर चर्चा होगी। इस दौरान संगठित अपराध यानी गैंग्स के खिलाफ कितनी कार्रवाई की गई, इस पर चर्चा होगी। साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध और इसकी रोकथाम की जानकारियां भी ली जाएंगी। सुल्तानपुर में सर्राफा व्यवसायी डकैती कांड में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों को कोतवाली नगर के दुबेपुर के पास से पुलिस ने पकड़ा। इनके कब्जे से करोड़ों रुपए कीमत का सोना बरामद हुआ है। पुलिस कप्तान सोमेन वर्मा ने बताया कि अब तक 2.25 किलो सोना, 20 किलो चांदी और 47,000 रुपए कैश बरामद किए गए। उनके अनुसार मास्टरमाइंड विपिन सिंह के घर मोहनगंज के भिवानी नगर से 1 किलो 218 ग्राम सोना बरामद हुआ। यहाँ पे लूटपाट की घटना हुई, जिसको अनावरण हेतु लगातार टीमें लगी हुई थी। उसमें पहले भी गिरफ्तारी और रिकवरीज हुई है। इस संबंध में एक अभियुक्त जो जेल में था, उसको पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया। विपिन सिंह है उसका नाम। उसकी निशानदेही में तथा आज पुलिस को स्पेशल जो टिप ऑफ मिला, उसके आधार में 4 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए। इन सभी के पास से और जैसे मैं बता पीसीआर में पूछताछ के दौरान अभियुक्त के द्वारा जो रिकवरी करवाए घटनास्थल पे वो करीब उसी संबंध में ये पीसी है, जिसमें करीब 2.25 किलो सोने का सामान बरामद हुआ है और काफ़ी सारे असले और वो बोलेरो कार भी बरामद हुई है। नई दिल्ली के एम्स में भर्ती माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की हालत फिर से गंभीर हो गई है। उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। पार्टी के केंद्रीय समिति कार्यालय से मुरलीधरन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि उन्हें फेफड़ों में संक्रमण के चलते सांस लेने में परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स की एक टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। डॉक्टर्स का कहना है कि निमोनिया के चलते ज़्यादा संक्रमण बढ़ने की वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। 19 अगस्त को निमोनिया के कारण तबीयत बिगड़ने के बाद येचुरी को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में रेड जोन में भर्ती किया गया था। फिर तबीयत में सुधार होने पर उनको अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। तभी से उनका इलाज लगातार चल रहा है। उधर उत्तराखंड के चंपावत में देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से आज सुबह भूस्खलन हो गया। इसका असर टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पर दिखाई दिया। भूस्खलन के बाद पहाड़ी से मलबा गिरकर नेशनल हाईवे पर आ गया। इसके चलते रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने चंपावत जिले के सभी स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर के स्कूल्स में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से लोगों को गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से नदी और नालों के करीब नहीं जाने की हिदायत भी दी गई। प्रशासन की तरफ से चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय वायुसेना जोधपुर में कई देशों के अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास में से एक तरंग शक्ति 24 आयोजित कर रही है। इसके साथ ही वायुसेना रक्षा विमानन प्रदर्शनी आईडैक्स 24 का भी आयोजन करेगी। इसका रक्षा मंत्री आज उद्घाटन करेंगे। 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा उद्योग की भागीदारी रहेगी। इसमें मित्र देशों और भारतीय दर्शकों को सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, विभिन्न श्रेणी के निजी उद्योगों और नवीन उद्यम सहित भारतीय विमानन उद्योग से संबंधित प्रतिभागियों से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिलेगा। आईडैक्स का लक्ष्य तरंग शक्ति 2024 में भारतीय विमानन उद्योग के स्वदेशी कौशल को प्रदर्शित करना है। वाराणसी के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय में गठिया उपचार और उन्नत शोध केंद्र का शुभारंभ किया गया। अस्पताल में अब गठिया के मरीजों के लिए विशेष ओपीडी चलाई जाएगी। साथ ही गठिया की बीमारी पर शोध भी कराया जा सकेगा। इससे वाराणसी और आसपास के
जिलों के मरीजों को काफ़ी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई शुरुआत वाराणसी के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में गठिया उपचार एवं उन्नत शोध केंद्र का शुरुआत किया गया है। इसके नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनीष हैं। मनीष जी, ये शुरुआत को आप किस तरह से देखते हैं और क्या लाभ मिलेगा वाराणसी के आसपास के जिलों के गठिया रोगियों? ये आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुष मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया एक नवीन और एक ऐसा कार्य है जिससे कि गठिया रोग जो न सिर्फ पूर्वांचल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार से भी मरीज आते हैं इस महाविद्यालय में, तो उन मरीजों को भविष्य में इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि गठिया एक ऐसी व्याधि है कि अब आज के इस परिवेश में, इस परिदृश्य में हम देखें तो जो हमारा खान पान है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो रिसेंट जो आंकड़ा कहता है कि 40-45 वर्ष की उम्र के बाद 80% लोग किसी न किसी प्रकार के गठिया से, कमर के दर्द से, घुटने के दर्द से, कंधे के दर्द से वो ज़रूर प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ की किसी न किसी फेज में। ये डॉक्टर रचना निगम है। रचना जी, जैसे जब गठिया के जो पेशेंट होते हैं, चूँकि एक चार्ट बना हुआ है, तो ये खान पान, किस तरह के खान पान का हम लोग ख्याल रखते हैं? हमारे यहाँ गठिया के बहुत सारे पेशेंट हैं, तो हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि अगर ये बीमारी बढ़े ना, तो उससे पहले ही हम पेशेंट्स को, जो हमारे रोगी आते हैं, उनको इस तरह का खान पान बताएं कि ये रोग बढ़े ही ना। इसके लिए हम ज़्यादातर पेशेंट से कहते हैं आप खट्टी चीज़ें, बादी वाली चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ठीक है, मटर, छोला, राजमा, चना, दही, इन सब पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि इससे जो हमारी जो जोड़ों का दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। गठिया सेंटर का यहाँ पे खुलना अपने आप में वाराणसी और इसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही एक उच्च स्तर का शोध भी यहाँ पर होता रहेगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा फाफा मऊ के विधायक गुरुप्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बायोवेद कृषि और प्रौद्योगिकी शोध संस्थान प्रयागराज में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुपोषण से निपटने के लिए संतुलित आहार के महत्व पर जोर दिया गया। साथ ही जन आंदोलन के रूप में पोषण माह को विकसित करने पर चर्चा भी की गई। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार और वृक्षारोपण भी किया गया। इसके साथ साथ भाषण, निबंध, रंगोली और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र, पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। सभी आंगनबाड़ी मुख्य सेविकाओं, CDPOs, चिकित्सा अधिकारी और अन्य लोगों द्वारा मानव श्रृंखला बना करके पोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने देश के हर 70 वर्ष या फिर इससे ज्यादा की उम्र के नागरिकों को 5 लाख के मुफ्त इलाज की सौगात दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले का रायबरेली के लोगों ने स्वागत किया और लोगों का कहना है कि सरकार की ये योजना उन सीनियर सिटीजन्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो परिवार के द्वारा उपेक्षित कर दिए जाते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां वृद्धावस्था में मेडिकल पॉलिसीज तक नहीं देती, ऐसे में सरकार वृद्धजनों के लिए बिना किसी शर्त के स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही है। ये मोदी सरकार की सकारात्मक सोच की वजह से ही हो पाया है और इसके लिए सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। केंद्र सरकार जी का बहुत, जो सरकार ने जो नीतियां अपनी, जो नई नई नीतियां लेके आए हैं, वो पुरानी सरकारों में नीतियां नहीं थी। जो 70 साल में जो लोगों को अब लोगों की जो बीमारियां पड़ जाती थी, बेचारे असहाय हो जाते थे, जिनको खाने के लिए नहीं रहता था, वो अपना इलाज क्या करवाएंगे। तो आज जो है सरकार के कारण जो लोगों का इलाज फ्री मिलेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को। आज हमने देखा टीवी पे तो हमको बड़ी खुशी हुई कि कम से कम जो असहाय व्यक्ति हैं, जो ऐसे जो अपना इलाज नहीं करा सकते, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो आज ये सरकार के इस फैसले से कम वो अस्पताल में जा करके अपना जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनका इलाज भी करा सकेंगे। मुझे बहुत हार्दिक खुशी हुई, केंद्र सरकार द्वारा नई योजना बनाई गई है जिसमें से 70 साल के ऊपर वाले जो 70 साल के वृद्ध लोग हैं उन्हें 5 लाख का एक मेडिकल आय दी जा रही है, जो 5 लाख रुपए अपनी स्वास्थ्य में खर्चा कर सकते हैं। बढ़ती आयु के साथ लोग आज बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनका आगे पीछे कोई ना होने की वजह से और उनको किसी चीज़ का अवगत ना होने की वजह से सरकार ने इस योजना निकाली है कि 5 लाख की आप धनराशि की आप अपनी स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं। इस फैसले से हमें ये चीज़ें देखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए गरीब परिवार जो होता है, अगर वो 70 साल का हो जाता है तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं
उसको इस चीज़ से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और 70 साल के व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ बीमा सरकार का ये कदम उस व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी है। अभी केंद्रीय कमेटी का जो फैसला आया है उसमें 70 वर्ष से अधिक के जो आयु के लोग हैं उनमें से जो आयुष्मान कार्ड का लाभ में जो आय का जो क्राइटेरिया था वो समाप्त कर दिया है और उनको 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड का जो लाभ है वो सीधे दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के फैसले का जिला जींद के बुजुर्गों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला बेहतरीन है और इससे बुजुर्गों को काफ़ी लाभ मिलेगा। ये जो आयुष्मान योजना जो शुरू करी गई है 70 साल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। जो बुजुर्ग दूसरे के मुंह की तरफ देखते थे उन बुजुर्गों को किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा और अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज करा सकेंगे। एक बहुत अच्छी योजना लागू करी गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। ये जो 70 साल से ऊपर जो बुजुर्गों का जो है ना स्कीम आयुष्मान कार्ड भी ये बहुत बढ़िया स्कीम है। इसमें गरीबी अमीरी का कोई नहीं है, इसमें तो सिर्फ उम्र का सिस्टम है। वे जो 70 साल से ऊपर होगा उसका जो आयुष्मान कार्ड बनेगा उसका फ्री इलाज होगा। ये सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम लाई, बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि बुजुर्ग आदमियों की जो है संभाल नहीं हुआ करती। परिवार वाले जैसे उसको लापरवाही से जो है ना इधर उधर जो है ना थोड़े बहुत लोकल डॉक्टरों से दिखा कर उनका इलाज करवाते थे, जिससे जो है सही इलाज नहीं होने पाया करता। अब गवर्नमेंट ने ये जो सहूलियत दी है बहुत बढ़िया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 2 सालों के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा देश भर में हाइड्रो पावर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 12,641 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में मोदी सरकार ने अहम फैसला किया है। कैबिनेट ने 2 वर्षों के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 10,900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस योजना के तहत 2 पहिया, 3 पहिया वाहनों के साथ साथ ट्रकों और हाइब्रिड एम्बुलेंस को भी शामिल किया गया है। इसके तहत देश भर में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अलग से 780 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स और एम्बुलेंसेस और ई बसेस को कवर किया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है कि एम्बुलेंस के केस में हाइब्रिड एम्बुलेंस को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एब्सोल्युटली 100% श्योरिटी चाहिए होती है एम्बुलेंस के मैटर्स में। व्हीकल्स में जो पॉल्यूशन होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ट्रकिंग से होता है, इसीलिए इस बार ट्रक्स को भी इसमें लिया गया है। बहुत बड़ा फोकस किया गया है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में डेवलप किया जाए। इसके लिए 88,500 साइट्स को सपोर्ट करने के लिए 100% सपोर्ट होगा, वो फैसिलिटी इसमें दी गई है। इसके अलावा देश भर में हाइड्रो पावर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 12,641 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। आज पूरे देश भर में हाइड्रो पावर के लिए जो इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कोई रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे साइडिंग की जरूरत हो, कहीं पर ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत हो, केबल्स की जरूरत हो, कहीं पे कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत हो, उन सब को सपोर्ट करने के लिए 31,350 मेगावाट को इनेबल करने के लिए आज एक बड़ा कार्यक्रम एक अप्रूव हुआ है, जिसमें 12,461 करोड़ रुपीस का आउटले है। 200 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें 1 करोड़ पर मेगावाट सपोर्ट दिया जाएगा और 200 मेगावाट से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 200 करोड़ प्लस 0.75 करोड़ यानी 75 लाख रुपए पर मेगावाट के हिसाब से सपोर्ट दिया जाएगा।
कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसले में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत देश के हर गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए 70,125 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके जरिए 25,000 नई बसाहटों तक सड़क बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी की जो सैचुरेशन अप्रोच है, उसी सैचुरेशन अप्रोच के तहत है कि ईच एंड एवरी हैबिटेशन विच इज स्टिल लेफ्ट आउट शुड बी कवर्ड। तो करीब 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं जो कि विशेषकर पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण एलिजिबल हुए हैं या फिर कोई और दूसरे सोशियो इकोनॉमिक कारण के कारण एलिजिबल हुए हैं। उन सबको अब कवर किया जाएगा और इसके लिए अ मैसिव आउटले हैज बीन earmarked 70,125 करोड़ रुपीस। इसमें 40 करोड़ ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म योजना के लिए 3,435 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे 38,000 नई बसें देश के शहरों में उतरेंगी। ये योजना देश के शहरों में प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन बेहतर करने में काफी मददगार होगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोरोना महामारी को देखते हुए भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने की तैयारियों को लेकर के अब विशेषज्ञों ने एक नई रिपोर्ट तैयार की है। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में भविष्य में स्वास्थ्य सेवा के समक्ष महामारी से निपटने के लिए सरकार को कैसे तैयारी किया जाए, इसका एक ब्लूप्रिंट बनाया गया। नीति आयोग ने एक्सपर्ट ग्रुप की फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन इस रिपोर्ट को जारी किया। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना दुनिया की अंतिम महामारी नहीं कही जा सकती। भौगोलिक स्थिति में बदलाव, मौसम और मानव जानवर पौधों के बदलते हुए तौर तरीकों को देखते हुए बड़े पैमाने पर नए संक्रामक रोगों से इनकार नहीं किया जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य के समक्ष 75% चुनौतियां ऐसे संक्रामक रोगों के जरिए आ सकती हैं। भविष्य में ऐसे संकट से निपटने के उपाय सुझाने को लेकर के नीति आयोग ने एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया था। ग्रुप को यह समीक्षा करनी थी कि कोरोना का प्रबंधन देश और दुनिया में कैसे किया गया, इस सफल कहानी से क्या सीखा जा सकता है और चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे कमियों को दूर किया जा सकता है। इन चुनौतियों की समीक्षा कर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए ही ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। महामारी से निपटने के लिए पहले 100 दिन काफ़ी अहम बताए गए हैं। रिपोर्ट में महामारी से निपटने का 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया गया है। इस दौरान कैसी तैयारियां हों, क्रियान्वयन कैसे हो, महामारी को कैसे ट्रैक किया जाए, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर कैसे ध्यान दिया जाए, इसके बारे में सिफारिशें की गई हैं। इसके लिए गवर्नेंस, कानून, फंडिंग और प्रबंधन, डेटा प्रबंधन, सर्विलांस, रिसर्च, क्षमता विकास, कौशल विकास, सामुदायिक सहयोग, निजी क्षेत्र की भागीदारी और वैश्विक सहयोग पर जोर देने की बात है। साथ ही देश की स्वास्थ्य सेवा के समक्ष कमियों को दूर करने और ऐसे हालात में एकीकृत तरीके से कदम उठाने की बात भी कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि किसी भी महामारी से निपटने के लिए 100 दिन काफ़ी मायने रखते हैं। और अब देखते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक साल में दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों की तुलना में सर्वाधिक 25% रिटर्न दिया है। वहीं दूसरे स्थान पर 22% के साथ अमेरिका का S&P 500 है। अमेरिका के डाउ जोन्स ने एक साल में 18% और नैस्डैक कंपोजिट ने 21% रिटर्न दिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की शेयर बिक्री ने निवेशकों की रिकॉर्ड तोड़ मांग का सामना किया और 6,560 करोड़ रुपए के IPO की पेशकश के लिए संचयी बोली 3.2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गई। IPO में करीब 90 लाख आवेदन मिले, जिसने टाटा टेक्नोलॉजीज के पिछले रिकॉर्ड 73.5 लाख आवेदनों को पीछे छोड़ दिया। अगस्त में म्यूचुअल फंडों के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल मिलाकर 9,363 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात के कांडला पोर्ट पर एक मल्टीपर्पज बर्थ विकसित करेगा। कंपनी ने कहा कि कांडला के दीनदयाल पोर्ट की बर्थ नंबर 13 को मल्टीपर्पज कार्गो हैंडल करने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके वित्त वर्ष 2026-27 तक शुरू होने की उम्मीद है।
टेक कंपनी एप्पल का भारत से आईफोन निर्यात चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-अगस्त की अवधि में बढ़कर $5 अरब हो गया है। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक समीक्षा अवधि में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 50% की बढ़त देखने को मिली है। मौजूदा समय में भारत से हर महीने कम से कम $1 अरब के आईफोन का निर्यात हो रहा है। जर्मनी की कंपनी बायर ने किसानों की मदद के लिए भारत में एक वैश्विक पहल फॉरवर्ड फार्मिंग की शुरुआत की है। फॉरवर्ड फार्मिंग के तहत धान के खेतों में सीधी बुआई, फसल प्रणाली, खरपतवार प्रबंधन के नए उपाय, विशेष रूप से तैयार कृषि विज्ञान प्रणाली, पोषण और जल प्रबंधन, वर्मी कंपोस्ट, सिंचाई और ड्रोन प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ईवी चार्ज करने वाली कंपनी थंडर प्लस ने भारतीय डाक सेवा के साथ मिलकर हैदराबाद में एनिकपुरी के एक डाकघर में चार्जिंग स्टेशन लगाया है। कंपनी का कहना है कि वो ज्यादातर डाकघरों और सार्वजनिक परिसरों में ईवी चार्जिंग के उपकरण लगाएगी। NCLAT के फैसले के खिलाफ अमेरिकी कंपनी LLC की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को सुनवाई करेगा। इसके बाद बायजूस के भविष्य पर फिर सवालिया निशान लग गया है। NCLAT ने वित्तीय संकट से घिरी एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और BCCI के साथ करीब 159 करोड़ रुपए के बकाये के निपटान को मंजूरी दी थी। नई आईफोन 16 सीरीज देश में 20 सितंबर से उपलब्ध होगी। एप्पल आईफोन 16 का निर्माण भारतीय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में किया जा रहा है। केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मेक इन इंडिया की पहल के तहत दुनिया के लिए आइकॉनिक उत्पाद भारत में बन रहे हैं। गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने केंद्र और गुजरात सरकार के सहयोग से अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का निर्माण पूरा कर लिया है। दोनों शहरों के बीच मेट्रो 16 सितंबर से चलेगी। मेट्रो फेज 2 की शुरुआत से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहां है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा। वन 800-313-1212। स्वागत है आप सभी का। और हम एक बार फिर से रुख करेंगे शिमला का, जहां पर आज बंद का आयोजन किया गया है। कल पुलिस की द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था प्रदर्शनकारियों पर, उसके विरोध में प्रियंका गौतम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका, आज बंद का असर कितना दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अजय, बंद का असर बिल्कुल दिखा है। मोस्टली जो राजधानी के अंदर, खासतौर पे लोअर बाजार, शिमला, संजौली, इन एरिया में जो मोस्टली दुकानें हैं व्यापारियों द्वारा, उनको बंद किया गया है। और अभी कुछ ही देर पहले जो है वो प्रदर्शन व्यापार मंडल द्वारा शुरू कर दिया गया है। व्यापार मंडल ने लोअर बाजार से लेकर DC ऑफिस तक का घेराव करने की कोशिश वो कर रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन उग्र नहीं है, बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जो प्रदर्शन व्यापार मंडल द्वारा किया जा रहा है, इसको लेकर उनका कहना है कि SP शिमला जो है उनको बर्खास्त करने की मांग व्यापार मंडल कर रहा है। व्यापार मंडल का कहना है कि पिछले कल जिस तरह से प्रदर्शनकारियों और जो हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, काफ़ी लोग जो थे वो जख्मी हुए, ये कार्रवाई सही नहीं थी। इसको लेकर वो SP शिमला की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और बंद का असर बिल्कुल है, लोग इक्का दुक्का यहाँ पर दिख रहे हैं, मोस्टली दुकानें बंद है। पूरी तरह से व्यापार मंडल जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, जारी उनका प्रदर्शन है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सरकार का रुख क्या है? अभी कुछ समय पहले जो पुलिस का कहना था कि उनके कुछ लोगों को भी चोटें आई हैं, तो क्या कल वाकई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जिसकी वजह से पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी? और जो प्रदर्शनकारियों ने बंद आह्वान किया है उसको कितना तर्कसंगत माना जा रहा है? देखिए अजय, पिछले कल जब प्रदर्शन हुआ करीब 8 घंटे तक जो है संजौली से ढली जो रास्ता है उपनगर का, वो पूरा तरह से बंद था। उसको लेकर जो स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में काफ़ी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में बिल्कुल अजय जो है लोग भी जख्मी हुए और पुलिस के भी कुछ जो कर्मचारी है वो जख्मी हुए। करीब 14 के आसपास पुलिस कर्मचारी भी इसमें जख्मी हुए हैं।
और आज जो व्यापार मंडल का ये प्रदर्शन है वो जैसा कि आपने कहा कि तर्कसंगत है या नहीं, तर्कसंगत उनके हिसाब से तो है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पिछले कल बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा था, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, जो कि तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कोई अप्रिय या अभद्र तरह का व्यवहार प्रदर्शनकारियों की तरफ से नहीं किया जा रहा था। हालांकि अजय बता दें कि पिछले कल प्रदेश में उस जो एरिया है संजौली का उपनगर का एरिया, वहां पर धारा 163 लागू की गई थी, जिसके अनुसार 4 से 5 लोग ही मात्र एक जगह पे इकट्ठे एकत्रित हो सकते। उस बात को ना मान के जो प्रदर्शनकारी थे और हिंदू संगठन के जो लोग थे वो भारी मात्रा में इकट्ठे हुए और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें लोगों को हुई। आज जहां तक बात करें तो आज यहां पर प्रदर्शनकारी तो नहीं है, लेकिन व्यापार मंडल ने ज़रूर विरोध प्रदर्शन किया है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि उनका मानना है कि हमारा जो प्रदर्शन है वो तर्कसंगत है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो गलत है। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से फिलहाल कोई ऐसी बयानबाजी जो है इस प्रदर्शन के बाद कोई की नहीं गई है। हालांकि बैठक ज़रूर जो है पिछले कल मुख्यमंत्री की पुलिस प्रशासन के साथ हुई, आला अधिकारी इसमें शामिल हुए। आज हिमाचल प्रदेश में जो है अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जो प्रदेश के अंदर मुस्लिम समुदाय की बस्तियां जहां पर ज़्यादा है, जहां पर ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, वहां पर पुलिस को मुस्तैदी से जो है अपॉइंट किया गया है, उनको नज़र रखने के लिए हिदायत दी गई है और अभी फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन ये जो एहतियात बरतने की बात कही जा रही है, केवल शिमला में है प्रियंका, या फिर पूरे प्रदेश में कुछ चुनिंदा स्थानों पर ऐसे एहतियात बरतने को कहा गया है? क्योंकि संवेदनशील मामला है ये, तो क्या ये सुगबुगाहट केवल शिमला में है या आपके हिसाब से ये अब राज्य के दूसरे हिस्सों में भी इसका असर दिख रहा है? अच्छा, बिल्कुल ये सुगबुगाहट जो है मात्र शिमला में नहीं है, ये पूरे प्रदेश से लोग जो है अब उग्र होते जा रहे हैं इस मामले को लेकर। हालांकि ये मामला मात्र मस्जिद जो है शिमला में वहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन अब पिछले कल भी पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों से अलग अलग लोगों ने जो है प्रदर्शन किया। मंडी में भी एक मामला जो है अवैध मस्जिद का है, उसको लेकर भी पिछले दिनों प्रदर्शन हुआ है। कल फिर से मंडी में प्रदर्शन का आह्वान जो है हिंदू संगठन और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा नगर निगम कार्यालय को घेरने का जो है उनके द्वारा आह्वान किया गया है। हालांकि वो जो मस्जिद मंडी का है उसको लेकर कल सुनवाई भी नगर निगम आयुक्त कोर्ट में होनी है। और जहां तक बात पूरे प्रदेश की मैं आपको बताऊं कि पूरे प्रदेश में मात्र ये सुगबुगाहट नहीं है कि ये प्रदर्शन हो या फिर मात्र मस्जिद के मामले को लेकर। पूरे प्रदेश में जो इस समय निकल कर आ रहा है वो मामला ये है कि पूरे प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं कि इल्लीगल तरीके से जो लोग हिमाचल में आकर बस गए हैं उन पर कार्रवाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि सरकार जो है इस मामले में सब कमेटी गठित कर चुकी है, उनका कहना है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी पूरा और पिछले कल विक्रमादित्य सिंह भी मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने कहा था ये जो मामला है अवैध मस्जिद निर्माण संजौली का, इसको लेकर जो है मामला कोर्ट में लंबित है, नगर निगम आयुक्त में लंबित है कोर्ट में, तो इसको लेकर 5 अक्टूबर को निर्णय आना है, तब तक हमें इंतजार करना होगा। वो जो है लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की इंटरफेरेंस जो है सरकार करना चाहती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। और अब अपने दर्शकों को हम जोधपुर ले चलते हैं, जहाँ पर तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है और उसमें आईडैक्स 24 उसका उद्घाटन कर रहे हैं रक्षा मंत्री। क्या होगा जब भी हम पूजा पाठ और आराधना करते हैं तो हम ईश्वर से अपने लिए शक्ति की भी कामना करते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे लिए शक्ति एक दैवीय गुण है और जिस प्रकार भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए मुझे यह लगता है कि साक्षात शक्ति की कृपा हम सबके ऊपर है। साथियों, तरंग शक्ति का जो अर्थ हुआ यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के माध्यम से मॉडर्न कम्बैट में वायु शक्ति का प्रदर्शन, उसका आप लोगों ने यहाँ उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोगों ने इंडियन एयरफोर्स का ध्येय वाकई है टच द स्काई विद ग्लोरी, और आप सभी ने सही मायने में इसके अनुरूप अपना शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए पुनः एक बार आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, मुझे बताया गया है कि तरंग शक्ति का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। इसके प्रथम चरण का आयोजन सुलूर में किया गया, तो इसका दूसरा चरण जोधपुर में यह आयोजित हो रहा है। जब इतने बड़े स्तर पर कोई एक्सरसाइज होती है तो उसमें भाग लेने वाले देश एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी और इतने बड़े मैग्नीट्यूड पर जब कोई एक्सरसाइज होती है तो अलग अलग वर्क कल्चर, अलग अलग एयर कम्बैट एक्सपीरियंस तथा वार फाइटिंग प्रिंसिपल्स वाले सैनिक आपस में बहुत कुछ सीखते भी हैं। एक दूसरे से सीखने का क्या महत्व होता है
उस पर अधिक बात करने की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ। पूरे मानव सभ्यता का इतिहास उठाकर यदि आप देखें तो पाएंगे कि सीखते रहने के क्रम में ही सभ्यताओं का भी, सिविलाइजेशन का भी विकास हुआ है। आम नागरिक हो या सेनाएं, वे या तो अपने अनुभव से सीखती हैं या फिर अपने आसपास के लोगों के अनुभव से सीखती हैं। हम हर चीज केवल अपने जीवन के अनुभव से ही सीखें, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अपने साथ के लोगों या अपने साथी राष्ट्रों से सीखना हमारी प्रोग्रेस के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। साथियों, सेनाओं के संदर्भ में, खासकर वायुसेना के संदर्भ में तो यह बात और अधिक लागू होती है। इंडियन एयरफोर्स या किसी भी देश की एयरफोर्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्स होती है और टेक्नोलॉजी आज के समय में किस रफ्तार से बदल रही है आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। ऐसे रैपिडली चेंजिंग सिनेरियो में कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना आज की यह जरूरत है और तरंग शक्ति के माध्यम से आप सभी इस दिशा में मजबूत पंखों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारा देश भारत आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। आज का यह लैंडमार्क इवेंट जहां एक और इंडियन एयरफोर्स की अब तक की ग्रैंड अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का अवसर है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारी वायुसेना की अब तक की यात्रा को भी याद करने का एक अवसर देता है। आज हम न केवल दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि हमारी आर्म फोर्सेज दुनिया की सबसे ताकतवर आर्म फोर्सेज में एक आज मानी जाती है। 1947 में हम आजाद हुए। मुझे बताया गया कि उस समय यानी बंटवारे के बाद हमारी एयरफोर्स के पास सिर्फ 2 प्रकार के विमान महज 6 स्क्वाड्रन थे और इसी प्रकार युद्ध के बाकी साजो सामान भी बड़े पुराने और गिनी चुनी मात्रा में थे। पर आज दुनिया भर के श्रेष्ठ और मॉडर्न एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट के साथ इंडियन एयरफोर्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। इसलिए पुनः मैं अपनी इंडियन एयरफोर्स को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारी वायुसेना और हमारे रक्षा क्षेत्र के इवोल्यूशन की एक स्वर्णिम कहानी कहते हैं। साथियों, आज जो प्रदर्शन हमारी एयरफोर्स ने किया है, उस प्रदर्शन को मैं महज एयरफोर्स के प्रदर्शन के तौर पर ही नहीं देखता हूँ। जो एयरक्राफ्ट हमारी नजरों के सामने आसमान चूम रहे थे, उन्हें मैं सिर्फ एयरक्राफ्ट की उड़ान के रूप में ही नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं उन्हें इंटायर एरोस्पेस इंडस्ट्री के उड़ान के रूप में उसे मैं देखता हूँ। यह जो उड़ान आज हम सब लोगों ने देखी है, इसमें हमने देखा कि एक मजबूत इंजन है जो एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचाने के पीछे हमारे एयर वॉरियर्स की डेडिकेशन के साथ साथ न जाने कितने इंजीनियर्स की नॉलेज लगी है, न जाने कितने साइंटिस्ट का विजन है, न जाने कितने टेक्नीशियंस की इसमें मेहनत लगी है, न जाने कितनी एकेडमिया और रिसर्चर्स की स्टडी और रिसर्च लगी है। यानी उड़ान के पीछे के असली इंजन ये सभी लोग हैं। साथियों, इंडियन एयरफोर्स रक्षा और सुरक्षा के मामले में तो पायनियर है ही, इसमें तो इनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप सब इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इनडायरेक्टली आपके पीछे एक लंबी सप्लाई चेन जुड़ी है,
जिससे देश में न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बल्कि इन सब के चलते देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप होता है। इन्हीं सब का परिणाम है कि आज भारत अपनी जरूरतों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अनेक विदेशी इक्विपमेंट के पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी अपने देश में कर रहे हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन एक ज्वाइंट वेंचर के तहत हाई पावर इंजन के डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे हैं। इस ज्वाइंट वेंचर को सफल नाम दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ नाम ही सफल नहीं है, बल्कि यह ज्वाइंट वेंचर अपने प्रयासों में भी सफल होगा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के लिए स्किल और एक्सपीरियंस को बढ़ाने में भी यह मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी प्रकार अनेक फ्यूचरिस्टिक और हाई टेक प्रोजेक्ट्स पर हम अपने मित्र राष्ट्रों के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। साथियों, तरंग शक्ति जैसी एक्सरसाइजेस करना एक टैक्टिकल इम्पोर्टेंट तो होता ही है, पर इससे कहीं आगे बढ़ते हुए मैं इसे देशों के बीच के आपसी सहयोग, तालमेल और विश्वास में बढ़ोतरी के माध्यम के रूप में देखता हूँ। ऐसे इवेंट्स हमारे और हमारी पार्टनर कंट्रीज के बीच फेथ इन्हांस करते हैं, उनके बीच ये भरोसा जगाते हैं जब कभी भी आवश्यकता होगी तो हम सब एक साथ खड़े रहेंगे। तरंग शक्ति के माध्यम से हमने अपनी पार्टनर कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस टाइज को और भी मजबूत किया है। साथियों, आज हमारे बीच कई सारी फ्रेंडली फॉरेन डिग्निटी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे यह भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भारत आए हैं तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को अच्छे से देखिए, इसका अध्ययन करिए। यह मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का अवलोकन करने का मित्र देशों को आह्वान करते हुए रक्षा मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट ये आज जो शुरुआत हुई है 14 सितंबर तक ये आयोजन जो है वो लगातार जारी रहेगा और जो देश की बढ़ती वायुसेना की क्षमता है उसका मुजाहिरा आज भारत के आसमानों में दिखाई दिया। आगे बढ़ते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट के विकास को बढ़ावा देने के लिए महिला अंडर 19 T20 एशिया कप शुरू करने का फैसला लिया है। ये फैसला मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई क्रिकेट परिषद कार्यकारी बोर्ड की बैठक में लिया गया। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने महिला अंडर 19 T20 एशिया कप की शुरुआत की घोषणा की। महिला अंडर 19 T20 एशिया कप हर साल 2 साल में आयोजित किया जाता है और ये युवा T20 विश्व कप की तैयारियों के लिए अहम टूर्नामेंट होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने 1 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष का पद संभालने जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।